हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करती हूँ, जहां आप मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को देख रहे थे। उसमें हमने डबल फर्टिलाइजेशन तक का सफर पूरा कर लिया था। उसके बाद से हम एमसीक्यूज कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने पिछली कक्षा में 24 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज हमारा नेक्स्ट सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें से सबसे पहले हमारा सवाल होगा, द मैच्योर ओव्यूल इज अटैच्ड टू द ओवरी वॉल बाय, यानी कि जो बीजांड परिपक्व होता है वह, अब ओव्यूल जिसको हम बीजांड भी कहते हैं, वह ओवरी वॉल से किसके माध्यम से जुड़ा रहता है, किसके जरिए ओवरी वॉल से मैच्योर ओव्यूल यानी कि बीजांड हमारा अटैच रहता है। ठीक है, ये फ्यूनिकल्स है, माइक्रोपाइल, चैलेजा और न्यूसेलस। ठीक है, तो इसमें से कौन ऐसी संरचना है? फ्यूनिकल्स का मतलब हो जाएगा बीजांड वृंत, माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार, चैलेजा यानी कि निभागीय सिरा, न्यूसेलस यानी कि बीजांड काय। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्यूनिकल्स हो जाएगा, यानी कि बीजांड वृंत होता है जिसके माध्यम से जो ओव्यूल होता है यानी कि बीजांड होता है वह अंडाशय की दीवार से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट सवाल होगा, नेक्स्ट होगा हमारा, द पार्ट ऑफ द ओव्यूल अपोजिट टू द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड, यानी कि बीजांड का वह भाग जो माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड होता है उसको क्या कहते हैं? फ्यूनिकल्स, चैलेजा, न्यूसेलस, एम्ब्रायोसैक। यानी कि बीजांड द्वार के अपोजिट साइड वाले भाग को क्या कहते हैं? तो बीजांड द्वार के अपोजिट, जैसा कि आपको याद होगा, वो बीजांड द्वारी सिरा था, तो उसको हम कहेंगे माइक्रोपाइल, यानी कि सॉरी, बीजांड द्वार के अपोजिट साइड निभागीय सिरा था। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा चैलेजा यानी कि निभागीय सिरा। उसके बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर वह कौन ऐसा उत्तक होता है जिसका काम पोषण प्रदान करना होता है या पोषक तत्वों की पूर्ति करना होता है, और किसको होता है? अगर आपको याद आ रहा होगा तो उसमें आपने देखा था कि बीजांड के अंदर जो बीजांड का स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे उसके अंदर न्यूसेलस था, बीजांड काय था, जो मेगास्पोर मदर सेल को, जो कोशिका न्यूसेलस में से ही एक कोशिका क्या करी थी, वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगी थी, जिसमें मियोसिस हुआ था और उसी मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बने थे, यानी कि गुरु बीजाणु बने थे। इस मेगास्पोर मदर सेल को पोषण कौन प्रदान कर रहा था? तो बीजांड काय यानी कि न्यूसेलस प्रदान कर रहा था। तो इस तरीके से हमारा आंसर न्यूसेलस हो जाएगा, यानी कि बीजांड काय हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप याद कीजिए, क्या था आंसर हमारा? क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड। ऐसे ही जैसे माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को देखा, मेगास्पोर के फॉर्मेशन को भी हम क्या कहेंगे? तो मेगास्पोर बनता किससे है? मेगास्पोर बनता है मेगास्पोर मदर सेल से। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि गुरु बीजाणु जनन। देखो जी, कहीं जेनेसिस लगा रहेगा उसका मतलब होता है बनना, निर्माण, और यहाँ पे है मेगास्पोर, यानी कि मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, यानी कि गुरु बीजाणु जनन। मेगास्पोरोजेनेसिस को हिंदी में क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु जनन। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है, हाउ मेनी मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। जब मेगास्पोर मदर सेल यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होती है मियोसिस के द्वारा, तो कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? कितने बने थे जी? एक थी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका,
एमएमसी जिसको हमने कहा था, वह मियोसिस से विभाजित होके कितनी कोशिका बनाई थी? अगर आप लोगों को याद हो रहा होगा तो 4 कोशिकाएं बनी थी। कितनी बनी थी? 4 कोशिकाएं, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो गई थी, 3 डीजेनरेट हो गई थी, माइक्रोपाइलर एंड वाली एक फंक्शनल बच गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से कितनी कोशिकाएं बनेंगी यहाँ पे? मेगास्पोर मदर सेल जब विभाजित होगा मियोसिस से तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 मेगास्पोर्स, यानी कि 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, out of the 4 megaspores formed, how many survived to form the embryo sac? जो ये 4 मेगास्पोर बन रहे थे मेगास्पोर मदर सेल से, उसमें से कितने कितने सर्वाइव करते हैं और एम्ब्रायो सैक यानी कि भ्रूण कोश के निर्माण में भाग लेते हैं? तो इसमें से जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया, 4 बन रहे थे, जिसमें से 3 क्या करते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि वो नष्ट हो जाते हैं, और एक बचता है, सर्वाइव करता है, एक बचता है, वही एम्ब्रायो सैक का निर्माण करता है। तो हमारा आंसर इस यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट है, द सर्वाइविंग मेगास्पोर अंडरगोज हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द एम्ब्रायो सैक? अब ये जो मेगास्पोर बचा, 4 मेगास्पोर में से 3 क्या हो गए थे? डीजेनरेट हो गए थे, एक बचा, वह कितनी बार माइटोटिक डिवीजन करके हमारा जो एंजियोस्पर्म का एक टिपिकल एम्ब्रायो सैक है उसको बनाता है? तो इसके लिए आपको याद करना होगा, जो ये मेगास्पोर बच गया था वह एक बार विभाजित किया माइटोसिस से तो 2 कोशिका बनाएगा, फर्स्ट डिवीजन होगा माइटोटिक डिवीजन, फिर यह आगे डिवाइड करेगी, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा तो कितनी कोशिकाएं? 1 से 2 बनेंगी, 1 से 2 2 फिर डिवाइड करेंगे तो 4 बनेगा। अब फिर ये डिवाइड करेगा माइटोसिस से, कितना बनाएगा? आंसर आप लोग कीजिएगा जरूर, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 और 1 से 2, यानी कि 8 बन गई। अब यही 8 क्या कर रही थी? यही 8 अरेंज होके ऐसे एम्ब्रायो सैक के अंदर 3 यहाँ रह रही थी, 3 यहाँ रह रही थी, उसके बाद से 2 यहाँ रह रहे थे। 8 न्यूक्लियाई अरेंज थे ऐसे, और ये 7 सेल के रूप में अरेंज हो गए थे। तो कितने माइटोटिक डिवीजन हुए? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि 3 माइटोसिस होगा, 3 माइटोटिक डिवीजन होगा, तब जाके एक मेगास्पोर 3 बार माइटोटिक डिवीजन से विभाजित होके एम्ब्रायो सैक यानी कि भ्रूणकोश का निर्माण करता है, जिसके अंदर 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं, वो जो सब ये बनते हैं वह 8 केंद्रक होते हैं जो 7 कोशिकाओं के रूप में अरेंज हो जाते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि 3 बार मेगास्पोर लघु गुरु बीजाणु विभाजित होगा, तब जाके वो एम्ब्रायो सैक बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि द मैच्योर एम्ब्रायो सैक इज आल्सो कॉल्ड, जो परिपक्व भ्रूण कोश होता है उसको और हम किस नाम से जानते हैं? नाम बार बार आएगा, 2-3 नाम जो भी लिखे जाते हैं मैं बार बार कहते आई हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। तो जो मैच्योर एम्ब्रायो सैक बनेगा उसको और किस नाम से जानेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से। किस नाम से? फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि मादा 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 युग्मोद्भिद जिसको कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को हम मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। तो एम्ब्रायो सैक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों इसी के नाम, एम्ब्रायो सैक कह लें या फिर मादा युग्मोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट कह लें। इस तरीके से हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि द 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म, जो एम्ब्रायो सैक के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हमने यहाँ बनाए थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो यहाँ हमने बनाए थे, यह दोनों फ्यूज होके क्या बनाते हैं? ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं आपस में, ये दोनों फ्यूज होके क्या बनाते हैं? तो आप बताइए, सेकेंडरी न्यूक्लियस इसको कहते हैं। आप पहले ये अलग अलग रहते हैं तो इसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, यानी कि ध्रुवीय केंद्रक होता है, ये फ्यूज हो जाते हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण कर देते हैं। तो इसी को हम पोलर न्यूक्लियाई के नाम से भी जानते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस दोनों मिल गए तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाने लगेगा, यानी कि द्वितीयक केंद्रिका। ठीक, तो इस तरीके से हमारा आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद से हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे
द पोलन ग्रेन इज ए, पोलन ग्रेन जो बनता है वह कैसा स्ट्रक्चर होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है या टेट्राप्लॉइड, यानी कि द्विगुणित होता है, अगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, या फिर 4 उसके 4 एन होते हैं, टेट्राप्लॉइड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन हम जानते हैं यह हैप्लॉइड संरचना है, यानी कि अगुणित संरचना है। ठीक, इसके बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे द ओव्यूल इज, यानी कि बीजांड क्या है? बीजांड जो संरचना है वह डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है या टेट्राप्लॉइड है, यानी कि द्विगुणित है, अगुणित है, त्रिगुणित है या फिर टेट्राप्लॉइड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये जो संरचना थी ये एम्ब्रायोसेक थी। क्या थी? एम्ब्रायोसेक, यानी कि भ्रूणकोश। यह हैप्लॉइड संरचना होती है, हैप्लॉइड क्योंकि यह मेगास्पोर से बनी है, गुरु बीजाणु से बना है, और गुरु बीजाणु क्या था? मियोसिस के बाद से बना था, इसलिए वो हैप्लॉइड है। ठीक है, तो हैप्लॉइड यानी कि अगुणित जो कोशिका से जो संरचना बनेगी वो भी अगुणित होगी। भले ही इसके अंदर 8 न्यूक्लियस है, 8 सेल है, लेकिन सभी के सभी क्या है? हैप्लॉइड है। एम्ब्रायोसेक हैप्लॉइड होता है। ठीक, लेकिन एम्ब्रायोसेक किसमें रहता है? हमने देखा है बीजांड के अंदर न्यूसेलस की कोई एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह काम करती है और वही विकसित होकर गुरु बीजाणु निर्माण करती है। और गुरु बीजाणु जब बन जाते हैं तो वो गुरु बीजाणु किस रूप में क्या बना देते हैं? एम्ब्रायोसेक को बना देते हैं। ठीक है, यानी हैप्लॉइड है, और ये सब किसके अंदर हो रहा है? ओव्यूल के अंदर हो रहा है, बीजांड के अंदर। तो बीजांड क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। बीजांड क्या होता है? डिप्लॉइड। न्यूसेलस की कोशिकाएं कैसी होती हैं? वो भी डिप्लॉइड होती हैं। इंटेगमेंट की कोशिकाएं कैसी होती हैं? वो भी डिप्लॉइड होती हैं। आगे कहीं आएगा क्वेश्चन में तो और हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये हमने उस क्लास के दौरान ही इस बात पे चर्चा की थी कि बीजांड के अंदर जितनी भी संरचनाएं होती हैं उसमें से इंटेगमेंट हमने पढ़ा था, न्यूसेलस पढ़ा था। इंटेगमेंट यानी कि इंटेगमेंट देखा था, फर्स्ट और सेकंड जो 2 लेयर का था वो डिप्लॉयड, न्यूसेलस डिप्लॉयड, चलाजा जो ऊपर का सिरा था, जो फ्यूनिकल वगैरह था, ये सभी क्या होते हैं? सभी के सभी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती हैं। सिर्फ हैप्लॉयड होता है हमारा एम्ब्रायोसेक, इसको हम कहेंगे कि ये हैप्लॉयड। ठीक है, ये ओव्यूल क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड संरचना हो जाएगी। इस तरीके से हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन होगा ये। The pollen tube grows towards the ovule. The pollen tube grows towards the ovule guided by. वह परागनली जो ओव्यूल्स की तरह ग्रो करती है, यानी कि जो बीजांड की तरफ जाती है, उसको कौन गाइड करता है? तो ये शायद क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी देखा था। पोलन ट्यूब को गाइड कौन करता है? सिनर्जिड, एंटीपोडल सेल, एग सेल या फिर पोलोन्यूक्लियाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिनर्जिड होती है, सहायक कोशिकाएं होती हैं जो पोलन ट्यूब को एंट्री को गाइड करती हैं। ठीक, नेक्स्ट है पोलन ट्यूब कैरीज स्पर्म सेल्स टू। स्पर्म सेल्स कह लें या फिर मेल गैमेट कह लें, स्पर्म सेल्स कह लें या फिर मेल गैमेट कह लें। यह पोलन ट्यूब स्पर्म सेल को यानी कि मेल गैमेट को कैरी करके कहाँ पहुंचाता है? ओव्यूल में, ओवरी वाल में, एम्ब्रायोसेक में या स्टाइल में? बताइए, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ एम्ब्रायोसेक। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसेक होता है, तो ये पोलन ट्यूब एंटर कहाँ करता है? ओव्यूल के अंदर जाके एम्ब्रायोसेक में एंटर करता है, जहाँ पे फीमेल गैमेट यानी कि अंड कोशिका पाई जाती है, उसी से जाके मेल गैमेट फ्यूज होता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न कराता है। तो इसका आंसर हमारा एम्ब्रायोसेक हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थी, हालांकि 50 कराने थे, लेकिन फिलहाल तो हम 38 तक ही करा रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट किसी क्लास में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिलहाल इसके बाद से हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा बचता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद से, हमने अपनी कक्षा में डबल फर्टिलाइजेशन तक पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन के बाद से जो निषेचन पश्च जो घटनाएं होती हैं, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो घटनाएं होती हैं, उसके अंतर्गत एम्ब्रायो का बनना, एंडोस्पर्म का बनना यानी कि भ्रूणपोष का बनना, एम्ब्रायो का बनना यानी कि भ्रूण का बनना, उसके बाद से सीड का फॉर्मेशन यानी कि बीज का निर्माण और फ्रूट्स का निर्माण, इन सारी क्रियाओं को हम निषेचन पश्च घटनाओं के तहत देखेंगे। उसको हम अभी इसके बाद से देखने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम ये देखेंगे। ठीक, तो हम निषेचन पश्च यानी कि निषेचन के बाद से जो घटनाएं होती हैं उसको हम देखेंगे। तो इन निषेचन के बाद की होने वाली क्रियाओं के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? भ्रूणपोष का विकास पढ़ना है,
भ्रूण का विकास पढ़ना है, बीजांड का बीज में बदलना पढ़ना है, और अंडाशय का फल में बदलना है, यानी कि ओव्यूल का बीज में बदलना, ओवरी का फल में बदलना इत्यादि। ये 4 घटनाएं होती हैं जो निषेचन के बाद से होती हैं। इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम भ्रूण कोश का विकास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भ्रूण कोश का विकास, यानी कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। देखो, हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा। फर्टिलाइजेशन जैसे हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो सेक का जो हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, जिसमें हमने एम्ब्रायो सेक बनाया था, जिसमें हमने दिखाया था यहाँ सिनर्जिड्स थे, 2 साइड से सिनर्जिड्स थे, बीच में अंडकोशिका थी, यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस था, यानी 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई थे जो फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण किए थे, और यहाँ पे चैलेजल एंड था, जहाँ पे ये निभागीय सिरा, यानी कि चैलेजल एंड है, निभागीय सिरा है। ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि बीजांड द्वारी सिरा, बीजांड द्वारी सिरा। ठीक, ये है पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि ध्रुवीय केंद्रिका, या फिर इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक, तो ये हमने देखा था। उसमें देखा था कि पॉलन ट्यूब आता है और सिनर्जिड्स के थ्रू होके अपना मेल गैमेट या डिस्पर्स करता है, जिसमें से एक मेल गैमेट अंड कोशिका के न्यूक्लियस से फ्यूज होता है, जबकि दूसरा यहाँ जाके, ये जो सेंट्रल सेल हमने बनाया था, यहाँ जाके सेंट्रल सेल के अंदर उपस्थित केंद्रक से सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है। इस तरीका से हमने डबल फर्टिलाइजेशन देखा था। एक फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट यहाँ मिल रहा था, दूसरा का मेल गैमेट यहाँ जाके मिल रहा था, तो डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो एम्ब्रायो सैक के अंदर जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये सारी जो संरचनाएं होती हैं, जो सिनर्जिस्ट थे वह डीजनरेट कर जाते हैं, सिनर्जिड डीजनरेट कर जाता है, एंटीपोडल सेल्स भी डीजनरेट हो जाते हैं। जब दोहरा निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद से यह एम्ब्रायो कोश के अंदर उपस्थित चलाजल एंड पर, निभागीय सिरा पर जो एंटीपोडल सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और माइक्रोपाइलर एंड पर, यानी कि बीजांड द्वारी सिरा पर स्थित सिनर्जिड्स भी डीजनरेट हो जाते हैं। तो बचता क्या है? यहाँ पे सिनगैमी के पश्चात यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सेल से जो 1 मेल गैमेट बना, जो फ्यूज किया था, इसके पश्चात यहाँ पे जो बन जाता है वो हो जाता है जाइगोट, और यह फर्टिलाइजेशन के बाद से क्या कहलाने लगता है? एक और मेल गैमेट बन जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद से यह PEN कहलाने लगता है। पिछली कक्षा में हमने इसकी चर्चा की थी, PEN बन जाता है। यह PEN किस कोशिका में है? सेंट्रल सेल में है। तो इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको PEN कह रहे हैं, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। तो वो जिस कोशिका में है उस कोशिका को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका, यानी इसके न्यूक्लियस को जो हम प्राथमिक भ्रूण कोश न्यूक्लियस कह रहे हैं, तो इस कोशिका को क्या कह देंगे? प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका। ठीक है, तो ये PEN है, तो ये पूरे को हम क्या कह देंगे? PEC कह देंगे, यानी कि प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका कह देंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद से यही संरचना हमारे पास बच जाती है, यही संरचना बचती है एम्ब्रायो सैक के अंदर, एक PEC यानी कि PEN और एक जाइगोट जो माइक्रोपाइलर एंड पे ही होता है। इसके बाद से हमें आगे की प्रक्रिया को देखना है कि एम्ब्रायो सैक के अंदर ये जो 2 संरचनाएं बच जाती हैं वो करती क्या है, तो इसके लिए हम इसको यहाँ तक तो देख लिए, इसको मिटा के आगे चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हमने एम्ब्रायो सैक बनाया, एम्ब्रायो सैक के अंदर 2 संरचनाएं बची, PEN कह लो, PEC कह लो, बात वही है। यहाँ पे एक संरचना बची जिसको हमने युग्मनज कहा था, जाइगोट यानी कि युग्मनज। फर्टिलाइजेशन के बाद से जहाँ यहाँ पे सिनगैमी हुआ था, 1 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट एक अंड कोशिका से फ्यूज हुई थी, तो यहाँ पे ये जाइगोट बनाई, युग्मनज बनाई, जबकि बीच में जो PEN बना तो PEN था, यानी कि PEC सेल कहेंगे, और न्यूक्लियस को PEN कहेंगे, यानी प्राथमिक भ्रूणकोश न्यूक्लियस। जब ये हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये अपने विकास को कुछ देर के लिए होल्ड कर देता है, यानी कि जाइगोट जो है कुछ देर रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, ये रेस्ट करता है, तुरंत विकसित नहीं करता। ठीक,
विकसित नहीं होता, विकास अपना आगे की प्रक्रिया को शुरू नहीं करता है, कुछ देर के लिए ये सुषुप्त अवस्था में चला जाता है और ये एक्टिव हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद से जो PEN-PEC बना वह क्या करता है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका यह विभाजित होने लग जाती है, यह रेस्ट करने लग जाता है और ये विभाजन शुरू कर देती है। जब इसके अंदर यह कोशिका क्या करती है, तो इसको थोड़ा हम बाहर करते हैं। ये PEC कोशिका हमने बनाई, इसके अंदर इसको और बड़ा बनाते हैं। ये मान लो कि ये PEC कोशिका इसको लिया हमने, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, यह क्या करता है, अब फ्रिक्वेंटली डिवाइड करने लगता है, बहुत जल्दी जल्दी और तेजी से विभाजित होता है और यह केंद्रक विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक का निर्माण करता है, जिसको PEC के अंदर क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है यह, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है वो प्राथमिक भ्रूणपोष न्यूक्लियस कहलाता है। तो यह प्राथमिक भ्रूणपोष न्यूक्लियस जल्दी जल्दी डिवाइड करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है और ये जो विभाजन होता है, यह जो न्यूक्लियस बनता है वह विभाजन होता है सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता है, इसमें कोशिका विभाजित नहीं होती है, यह सिर्फ केंद्रक विभाजित होके पूरी संख्या अपनी वह बना लेता है। यह केंद्रक माइटोटिकली डिवाइड करता है, तो ये इसको कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, यानी केंद्रकीय विभाजन, सिर्फ केंद्रक विभाजित होता है, इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, इसलिए यह सेल में बदल नहीं पाता है, इसमें सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस विभाजित होता है और बहुत सारी संख्या बना लेता है। इस तरीके से एक कोशिका के अंदर PEC जो है, इसी के अंदर PEN जो एक न्यूक्लियस था वो विभाजित होके इतनी संख्या अपनी बढ़ा लेता है, उसके बाद से जैसे ये बन जाता है उसके बाद से इसमें सेलुलराइजेशन यानी कि कोशिकीयकरण इसका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कुछ कुछ जो केंद्रक थे वह कोशिका भित्ति द्वारा घेरने लगते हैं और ऐसी संरचना बना लेते हैं, ऐसी संरचना बना देते हैं। ठीक, दीवार पे ये लगने लगते हैं, यानी कि कोशिकीय रूप में आने लगते हैं और कोशिका का निर्माण कर देते हैं, तब हम इसको कहते हैं सेलुलर फॉर्म। यह एंडोस्पर्म का यानी भ्रूणपोष का यह सेलुलर फॉर्म होने लगा, कोशिकीय रूप होने लगा। यह क्या था, यह स्वतंत्र न्यूक्लियाई रूप के रूप में था, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था, स्वतंत्र न्यूक्लियर विभाजन था और यह स्वतंत्र न्यूक्लियाई के रूप में रहता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग नारियल में देखते हैं, ये नारियल का डायग्राम बनाया गया है। नारियल में जो पानी होता है, सबसे पहले जो नारियल बनना शुरू होता है तो नारियल के अंदर जो पानी होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का ही यानी कि न्यूक्लियर रूप है उसका, वह न्यूक्लियाई ये वाला रूप है, पानी के रूप में रहता है। जैसे जैसे उसका सेल बनना शुरू हो जाता है, सेलुलराइजेशन होने लगता है, तो यह व्हाइट वाला जो पार्ट है जिसको हम मलाई कहते हैं, गिरी कहते हैं, वह कोशिकीय रूप है, भ्रूणपोष का वह कोशिकीय रूप होता है। तो इसके बाद से ये स्वतंत्र न्यूक्लियाई के बाद से कोशिकीकरण होता है, जिसकी वजह से नारियल के अंदर गिरी का निर्माण होता है। तो एंडोस्पर्म के दोनों प्रकार हैं जो नारियल में देखने को मिलता है। ठीक, और मेन मकसद इसका तो हो गया, लेकिन इसको होल्ड करके इसको विभाजित होने के पीछे भी एक कारण है। जैसे जाइगोट वृद्धि रोग अपना सुषुप्तावस्था में चला जाता है और एंडोस्पर्म का बनना शुरू हो जाता है, यानी कि भ्रूणपोष का बनना शुरू होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जब जाइगोट वृद्धि करेगा, विभाजित होगा, वृद्धि करेगा, तो इसको पोषण के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, इसको खाना पीना चाहिए ना जी, इसके विकास के लिए खाना पीना चाहिए, तो वो खाना पीना प्रोवाइड कौन करता है, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म बढ़ जाता है, जब इसकी वृद्धि हो जाती है, इसका निर्माण हो जाता है, तब कुछ देर के बाद से कुछ देर के बाद से जाइगोट विभाजित होना शुरू करता है और विभाजित होके जाइगोट विभाजित होगा तो क्या बनाएगा, यह आगे विकसित होके एम्ब्रायो का निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये भ्रूण के जाइगोट की वृद्धि के लिए, भ्रूण के निर्माण के लिए जो भोजन चाहिए वह एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। इस तरीका से एंडोस्पर्म ऐसे बनता है। देखो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, ये कि भ्रूणपोष का विकास भ्रूण के विकास से पहले होता है ताकि विकासशील भ्रूण को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण सुनिश्चित हो सके। ठीक, तो PEC विभाजित होकर एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। अब हमें देखना है कि इसकी प्लॉइडी क्या है। हमने देखा था कि जाइगोट जो बनता है वह 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है, और ये जो PEC था जिसको हमने पेन भी कहा था, वह कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, यानी कि त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित कैसे, हमने देखा था कि दो पोलर न्यूक्लियाई थे, ध्रुवीय न्यूक्लियाई, और एक मेल गैमेट आके बन रहा था, तो तीनों NN थे, तो NN प्लस तीनों N को जोड़ेंगे तो 3N हो जाएगा।
इसलिए कहा जाता है जो एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूणपोष बनता है, वह कैसा नेचर में होता है, तो 3n होता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है। ठीक, तब यही त्रिगुणित इसका नेचर होता है। इस क्वेश्चन को पूछा भी जाता है कि इसका नेचर कैसा होता है, पीईसी का प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का नेचर कैसा होता है, या फिर उसका केंद्र का नेचर कैसा होता है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि जो भ्रूणपोष उत्तक होते हैं, जो एंडोस्पर्म बनता है, उसकी प्लॉइडी क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3n, यानी कि ट्रिप्लॉइड। ठीक है, ये लिखा है मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। इसमें क्या होता है, पेन बार बार विभाजित होकर कई केंद्रक बनाता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनती। ठीक है, जब कोशिका भित्ति बन जाती है तो वह कोशिकीय भ्रूणपोष यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाने लगता है। ठीक, तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में हम लोगों को यही देखना था, एंडोस्पर्म का काम क्या है, भ्रूणपोष का काम क्या है, तो बढ़ते हुए एम्ब्रायो को, यानी कि जाइगोट जब विभाजित होगा, एम्ब्रायो बनाएगा, तो उसको पोषण प्रदान करना। ठीक, तो नेक्स्ट हम आगे एंडोस्पर्म के बाद से एम्ब्रायो के फॉर्मेशन को देखेंगे। निषेचन पश्च घटना में एक हमने देख लिया भ्रूणपोष का विकास, अब नेक्स्ट हम भ्रूण का विकास देखेंगे। कई आगे वैसे हम एम्ब्रायो पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन कई जब एम्ब्रायो डेवलपमेंट होते हैं तो कई प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि जब एम्ब्रायो डेवलप होता है तो ये जो एंडोस्पर्म बनता है उस सारे एंडोस्पर्म का इस्तेमाल कर लेता है। खैर अभी हम एम्ब्रायो पढ़ा देते हैं, उसके बाद इस बात को बोलेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके पहले हम एम्ब्रायो के विकास को देख लेते हैं, उसके निर्माण की प्रक्रिया को देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे भ्रूण। भ्रूण में एम्ब्रायोजेनी, इसको भ्रूण जनन यानी कि एम्ब्रायोजेनी क्या होता है, तो एम्ब्रायो के बनने की प्रक्रिया को हम एम्ब्रायोजेनी कहते हैं, यानी कि भ्रूण जनन कहते हैं। इसके कई स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स में जाके ये कंप्लीट जो मैच्योर एम्ब्रायो हम देखते हैं वो कई चरणों के विभाजन और विकास के बाद से देखने को मिलता है। इसमें एम्ब्रायोजेनी को हम एम्ब्रायोजेनेसिस भी कहते हैं। एम्ब्रायोजेनेसिस यानी कि भ्रूण जनन, जहां भ्रूण लगा जनन लगा, जनन मतलब बनना और भ्रूण तो है ही, तो भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रायो जेनी भी कहते हैं और जेनेसिस भी कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा, एम्ब्रायो सेक के अंदर हमने देखा, अब यहाँ पे दो कोशिका बनी थी, एक हो गई जाइगोट, हमारे जाइगोट था तो वह आराम कर रहा था और ये विभाजित होकर विकसित होकर क्या बनाया था, भ्रूणपोष बना लिया था। अब हम जाइगोट के विभाजन को देखेंगे। ये जो जाइगोट है, जाइगोट है, यह अब विभाजन शुरू करेगा, यह विभाजन शुरू करेगा। ये सभी जो विभाजन हो रहे हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन जब हम देखते हैं, निषेचन जब हो जाता है, तो निषेचन के बाद से जितने भी कोशिका का विभाजन होता है, जो एंडोस्पर्म बना रहा था या फिर जाइगोट से भ्रूण बनाएगा, वह सभी माइटोसिस होगा। मियोसिस बस कब होता है, वह फर्टिलाइजेशन के पहले होता है, जब गैमेट का निर्माण होना होता है, यानी कि नर युग्मक बनना हो तब मियोसिस होता है, और मादा युग्मक का बनना हो तब जाके मेगास्पोर मदर सेल में हमने देखा था, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में देखा था कि वह मियोसिस से विभाजित होकर गुरु बीजाणु बना रहा था। और उधर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जब लघु बीजाणु जनन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वह मियोसिस से विभाजित होकर क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर, जो आगे चल के परागकण कहला रहे थे, यानी गुरु थे जो लघु बीजाणु थे वही आगे चल के परागकण कहला रहे थे। तो बस उसी समय दो कंडीशंस में ही, दो ही जगह, एक नर युग्मक के निर्माण के समय मियोसिस हो रहा था और यहाँ पे मादा युग्मक के निर्माण के समय मियोसिस हो रहा था। उसके बाद से जितने भी फर्टिलाइजेशन के बाद से जितने भी कोशिकीय विभाजन के बारे में हम पढ़ते हैं वो सभी किस टाइप के होते हैं, तो माइटोसिस होते हैं, यानी कि समसूत्री विभाजन होते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जाइगोट होगा, आगे यह विभाजित होगा और एम्ब्रायो का निर्माण करेगा। मान लो कि ये जाइगोट है, ये जाइगोट है, यह विभाजित हुआ और ऐसी संरचना ये बनाता है, आगे ये ऐसे संरचना बनाता है और यहाँ पे एक
बड़ी सी कोशिका बनाता है। फिर ये नेक्स्ट स्टेज जो आता है, यहाँ पे जो लिखा है एम्ब्रायो यानी कि चरण, ये पहले लिखा है कि प्राकुड़, प्राक भ्रूण यानी कि प्रो एम्ब्रायो, इसको हम कहते हैं प्रो एम्ब्रायो। प्रो एम्ब्रायो के बाद से आता है ग्लोबुलो एम्ब्रायो, ग्लोबुलर यानी कि गोलाकार एम्ब्रायो। उसके बाद से हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो, हार्ट शेप्ड होता है यानी कि हृदयाकार होता है। उसके बाद से मैच्योर एम्ब्रायो बन जाता है। ठीक, ठीक है। तो इसमें से यह जाइगोट है, यह विभाजित करेगा तो ऐसे बनाएगा। फिर ये संरचना, ये गोलू मोलू सब बनाएगा इतना बड़ा, ये जाइगोट ही है। इसमें इसको छोड़, थोड़ा गड़बड़ हुआ, ये जैसे था वैसे बनाएंगे। इसके बाद से ये जो कोशिका होती है, यहाँ पे बड़ा सा ग्लोबुलर स्टेज आता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है ऐसा डायग्राम। उसके बाद से ये स्टेज आता है, यहाँ पे ये बनता है। तो ग्लोबुलर स्टेज के बाद से यही हार्ट शेप में आ जाता है, हार्ट शेप में आता है। कोशिकाएं विभाजित होके, जाइगोट बार बार विभाजित होके ऐसी संरचना बनाती हैं। ठीक है। तो ये जो इसमें ये जो डायग्राम दिखाए गए हैं, ये एम्ब्रायो के ही डायग्राम हैं, लेकिन एम्ब्रायो में कॉटिलीडन कितने हैं इसके आधार पे भी बीज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डाइकोट, एक होता है मोनोकोट। यानी कि जिस बीज में दो कॉटिलीडन पाए जाते हैं, आगे हम बताएंगे कॉटिलीडन क्या होता है, दो कॉटिलीडन पाए जाते हैं उसको हम बीज द्विबीजपत्री प्लांट्स कहते हैं। जबकि जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है यानी कि एक कॉटिलीडन पाया जाता है, उसको एक बीजपत्री हम प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो का ही भाग होता है कॉटिलीडन, एम्ब्रायो का ही भाग होता है कॉटिलीडन। तो ये डाइकोट और मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, उसमें एम्ब्रायो का जो विकास होता है वो यहाँ तक सेम होता है, यहाँ तक सेम होता है दोनों में, चाहे वो डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो। यहाँ से इसका विभाजन डाइवर्ट होता है। यहाँ पे ये जो हार्ट स्टेज हमने देखा, हार्ट स्टेज के बाद से जो आगे की प्रक्रिया होती है वो दोनों में थोड़ा अलग हो जाती है, मोनोकोट में और डाइकोट में ये अलग हो जाती है। इसमें क्या होता है, अगर ये मोनोकोट में होगा, अगर ये मोनोकोट में होगा तो ये क्या बनाएगा, ऐसे बनाएगा। डाइकोट में होगा तो बनाते हैं, स्पेस की कमी हो जा रही है। इतना स्टेज के बाद से ये हार्ट शेप जब बन गया तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं इस डायग्राम से। जब हार्ट शेप बन जाता है तो यहाँ से ये डाइकोट बनाना हो तो ऐसे बन जाता है, दो कॉटिलीडन हो जाता है। और यही मोनोकोट में क्या होता है, मोनोकोट कंडीशन में ऐसे हो जाता है। इसमें क्या होता है, ऐसे आके टर्मिनेशन ऐसे बच जाता है। तो वहां तक हार्ट स्टेज जो हमने पढ़ा, जिसमें जाइगोट विभाजित होके क्या बनाया, पहले प्रो एम्ब्रायो बनाया, फिर ग्लोबुलो एम्ब्रायो बनाया, फिर हृदयाकार यानी कि हार्ट शेप। उसके बाद से परिपक्व होके ये परिपक्व भ्रूण ऐसे बन जाता है और एक ऐसे बनता है। तो ये डाइकोट जो होते हैं प्लांट्स द्विबीजपत्री, उसमें इस शेप में आ जाता है, जिसमें दो कॉटिलीडन होते हैं, एक कॉटिलीडन ये हो गया, एक कॉटिलीडन ये हो गया। जबकि जो मोनोकोट होते हैं एक बीजपत्री प्लांट होते हैं, आप लोग इसको 11th में पढ़े होंगे, मॉर्फोलॉजी में पढ़ना था। तो जो मोनोकोट होता है यानी कि एक बीजपत्री जो प्लांट्स होते हैं, बीज होते हैं, उनमें कॉटिलीडन एक ही बनता है, एक ही कॉटिलीडन रहता है। ठीक है, एक बीजपत्र होता है, इसलिए इसको हम एक बीजपत्री प्लांट ही कहते हैं। और दूसरे वाले का विकास यहीं पे अवरुद्ध हो जाता है, इसको हम इपीब्लास्ट कह देते हैं। अब जाके हम इसको इपीब्लास्ट कहेंगे। ये दिखाता है कि कभी यहाँ पे एंडोस्पर्म बनने, सॉरी एम्ब्रायो बनने की क्रिया हो रही थी, कॉटिलीडन बनने की क्रिया हो रही थी, लेकिन ये यहीं पर रुक गई, एक ही ये विकसित हुआ और एक कॉटिलीडन बनाया। ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें, यह बीज पत्र परिक, इसके लिए कुछ और भी आपको देखना होगा। जो एनसीईआरटी में देखिएगा आपका ऐसा डायग्राम है, और मोनोकोट में भी ऐसे दिखाया गया। जब ये
एक डायग्राम ऐसे है, और ऐसे एक डायग्राम ऐसे है, यहाँ से इसका भाग होता है, जहाँ से ये इसका कॉटिलेडन निकलता है। ठीक है, तो ये 1 और 2 कॉटिलेडन ये डाइकोट के हो जाएंगे, ये वाले कॉटिलेडन होगा 1 और 2। ठीक है, इसका जहां से ये सिरा निकलता है, जहां से कॉटिलेडन निकलता है, उसका ऊपर का जो सिरा होता है उसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। क्या कहते हैं? एपिकोटाइल, यानी कि बीज पत्रोपरिक। ठीक है, और नीचे वाले हिस्सा को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, यानी कि बीज पत्राधार। ठीक है, तो ये बीज पत्राधार को इस डायग्राम में ना दिखा के ऐसे डायग्राम में दिखाया है। जो एम्ब्रायो का ये एक्सिस हो गया, यहाँ पे इस एक्सिस को, इसी एक्सिस को यहाँ पे जो एम्ब्रायो यानी कि क्या कहते हैं, भ्रूण का जो एक्सिस है, ध्रुव है, वो उसको अगर ऐसे हम बांटें, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे देखना ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, कॉटिलेडन का ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाले हिस्से को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, यानी कि बीज पत्रधार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही करें, तो यहाँ पे ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, इसके ऊपर वाला यहाँ से निकलना शुरू हुआ है, इसके ऊपर वाले को एपिकोटाइल यानी कि बीज पत्रोपरिक इसको कहेंगे, एपिकोटाइल। वहां लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे, एपिकोटाइल यानी बीज पत्रोपरिक, और ये नीचे वाला रीजन हो जाएगा हाइपोकोटाइल यानी कि बीज पत्राधार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बीज जो पत्राधार होता है, यह हाइपोकोटाइल जो है वह रेडिकल से डेवलप होता है। किससे? यह आगे चल के रेडिकल बनाएगा। हाइपोकोटाइल क्या बनाएगा? रेडिकल बनाएगा, यानी कि मूलांकुर बनाएगा, जो आगे चल के, यहाँ पे मूलांकुर लिखा है, मूलांकुर बनाएगा, यही वाला रीजन जो आगे चल के रूट बनाएगा। जो बीज डेवलप होगी तो उसका रूट जो बनेगा वह हाइपोकोटाइल रीजन से ही बनेगा। ठीक है, जबकि एपिकोटाइल जो रीजन है वह प्लीम्यूल को बनाएगा, जो आगे विकसित होके तने का निर्माण करेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हाइपोकोटाइल होता है, यहाँ पे जो रीजन होता है, यहाँ पे मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं। रैम जो रूट बनाते हैं, उस चीज को ढकने के लिए एक कैप जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कैप, यानी मूल गोप या टोप कह लो। मूल गोप जो क्या करता है, रेडिकल के वृद्धि के समय जब रूट का निर्माण हो रहा होता है, तो उस समय यहाँ पे उपस्थित यह जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो विभाजोत्तक होते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ढके रहता है। ठीक, और एपिकोटाइल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। एपिकोटाइल सीधे विकसित होकर प्लीम्यूल बनाता है, जो आगे चल के तना का रूप ले लेता है। तो यही बीज पत्रोपरिक है, जो इस स्ट्रक्चर में ऐसे है, वो आगे विकसित होकर प्लीम्यूल बनाएगा, यानी कि वो आगे चल के तना बनाएगा। ठीक, तो ये हमने देखा। इसके बाद से ये डाइकॉट में देखा। किसमें देखा? डाइकॉट में। मोनोकॉट में क्या होता है, बाकी सारी चीजें तो सेम होती है, इसका भी अपना एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है, भ्रूणीय जो ध्रुव होता है, एक्सिस होता है। उसके बाद से जो ऊपर वाला रीजन होता है उसका, जहाँ पे हमने एपिकोटाइल कहा था, तो इसका भी एपिकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल होता है, जो आगे चल के क्या करता है, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल होता है। एपिकोटाइल क्या करता है, यह आगे विकसित होकर प्लूम्यूल बनाता है। तो इसमें जो प्रांकुर होता है, यानी कि जो प्लीम्यूल होता है, वह एक स्पेशल कवर के द्वारा घिरा रहता है, जिसको हम प्रांकुर चोल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर चोल, यानी कि कोलियोप्टाइल कहते हैं। वह क्या करता है, प्लीम्यूल को इसमें ढके रहता है। यहाँ पे ऐसा कोई संरचना देखने को नहीं मिला था डाइकॉट में, लेकिन मोनोकॉट में जो रीजन आपका प्रांकुर बनाने वाला होता है, प्लीम्यूल बनाने वाला होता है, उसकी एक कवरिंग पाई जाती है, उसकी एक कवरिंग होती है, वो कवर के अंदर होता है, उसी कवरिंग को हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो एक बीजपत्री प्लांट्स होते हैं, बीज होते हैं, उनके अंदर जो मोनोकॉट्स होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, उसमें जो प्लीम्यूल है उसको कवर करने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा कोलियोप्टाइल। जबकि जो मूलांकुर होता है, जो हाइपोकोटाइल रीजन होता है, वह क्या करता है, रेडिकल बनाता है, और रेडिकल आगे चल के क्या बनाता है,
जड़ बनाता है। तो यहाँ पे भी रेडिकल एक कवरिंग के द्वारा कवर हुआ रहता है, जिसको हम मूलांकुर चोल यानी कि कोलियोराइजा कहते हैं। ठीक है, मूलांकुर चोल यानी कि कोलियोराइजा कहते हैं। इसमें ये एक बीजपत्री प्लांट है, तो एक ही बीजपत्र को इसमें दिखाया गया है क्योंकि इसमें एक ही बीजपत्र होता है। ठीक है, तो इसको एक बीजपत्र कहते हैं। और एक बीजपत्र जो ग्रास की जो फैमिली है, जिसमें घास वगैरह आते हैं, ग्रासेस जो आती हैं, पोएसी फैमिली कहते हैं, उसमें इस बीजपत्र को हम एक स्पेशल नाम प्रसल के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्कूटेलम कहते हैं। स्कूटेलम यानी कि ढाल जो होती है ना, ढाल जैसी संरचना इसकी होती है, इसलिए इसको हम स्कूटेलम कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि एक बीजपत्री में बीजपत्र को हम किस नाम से जानते हैं, तो हमारा उसमें आंसर हो जाएगा स्कूटेलम यानी कि प्रसल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अंतर थे डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रायो डेवलपमेंट में। ठीक है, काफी चीजें सेम होती है लेकिन कुछ कुछ अंतर पाया जाता है। उस अंतर में आप लोगों को याद रखना है कि कोलियोप्टाइल क्या होता है, तो प्रांकुर चोल होता है जो प्लूम्यूल को ढके रहता है, जबकि कोलियोराइजा जो है मूलांकुर चोल, वह रेडिकल को ढके रहता है। और यह सिर्फ एक बीजपत्री पौधों में ही देखने को मिलते हैं। एक बीजपत्री पौधों में या यूं कहें कि बीज में पाए जाने वाले बीजपत्र को किस नाम से जानते हैं, तो स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और रूट कैप के भी बारे में पूछ सकता है कि डाइकॉट में जो मूलांकुर होता है उसके टीप को कवर करने वाली संरचना को, उसके शीर्ष को कवर करने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो उसको हम मूल टोप कहेंगे, या फिर कहीं कहीं मूल गोप भी लिखा रहता है, जिसको हम इंग्लिश में रूट कैप के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आज हमने निषेचन पक्ष यानी निषेचन के बाद से जो घटनाएं होती हैं उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन को देखा, उसके बाद से एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष के फॉर्मेशन को देखा, उसके बाद से दूसरे चरण के अंतर्गत भ्रूण के निर्माण को देखा। इसके बाद हम निषेचन पश्च घटनाओं के तहत बीज के निर्माण की प्रक्रिया को भी देखेंगे। आज तो नहीं लेकिन कल इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। और आगे उसके बाद से हमारा बनेगा असंग जनन और बहुभ्रूणता, ये एक टॉपिक बच जाएगा, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायोनी। एक बात हम उस समय बताने वाले थे आप लोगों को, यह इस आधार पे जब हम बीज में पढ़ेंगे तो देखेंगे। मैंने बताया था कि यह एंडोस्पर्म जो बन जाता है, भ्रूणपोष बन जाता है, उसके बाद से एम्ब्रायो का निर्माण शुरू होता है। तो जो एम्ब्रायो बनती है, एम्ब्रायो के विकास के दरमियान कई जो डाइकोट्स होते हैं, द्विबीजपत्री प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं ना कि ये एम्ब्रायो जब बन रहा होता है, भ्रूण बनता है, तो सारे एंडोस्पर्म को कोई कोई कंडीशन ऐसे देखने को मिलता है कि बीज में जब एम्ब्रायो विकसित होता है वो तो सारे एंडोस्पर्म का उपभोग कर लेता है, यानी कि जितना न्यूट्रिशन उसको मिलना चाहिए था सारा न्यूट्रिशन लेके वो क्या करता है, एंडोस्पर्म को खत्म कर देता है। या फिर कुछ कुछ बीज ऐसी होती हैं, एम्ब्रायो तो डेवलप हो जाता है लेकिन फिर भी कुछ में क्या होता है, एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। तो इसके आधार पे जब हम सीड देखेंगे तो सीड दो प्रकार के होंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो कहना क्या था, एम्ब्रायो डेवलपमेंट जब होता है, भ्रूण जब विकसित होता है, तो वो कुछ बीजों में यह क्या करता है, जितना भी एंडोस्पर्म होता है उसका इस्तेमाल कर लेता है और अपनी वृद्धि में लगा लेता है। जबकि कुछ में क्या होता है, जबकि कुछ में वह एंडोस्पर्म लास्ट तक बच जाता है, जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, तब किसमें बचता है और किसमें नहीं, इसके आधार पे बीज के प्रकार हम पढ़ेंगे और बीज के फॉर्मेशन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।